नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस। तो हर बार की तरह शुरुआत करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री से। और जो आज का जो स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल है तो ये हमें बता रहा है ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो स्टार्टिंग में एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है डेविड ह्यूम। ओके, ये लिखते हैं कि जितने भी तरह के क्राइम हैं, जितने भी तरह के जो जुर्म है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, ठीक है, उनमें से एक सबसे बड़ा जो जुर्म है वो है इनग्रेटिट्यूड, मतलब शुक्रगुजार नहीं होना। ठीक है, अगर मतलब किसी को कोई चीज़ मिल गई है, ठीक है, जहाँ किसी चीज़ की कामना थी, उसकी कामना की पूर्ति होगी, लेकिन फिर भी वो जो है भगवान का शुक्रगुजार नहीं है। ओके, जहाँ फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपकी अगर किसी ने हेल्प कर दी, ठीक है, तो आप उसको जो है हेल्प के बावजूद भी, ठीक है, उसको आप शुक्रिया नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये भी जो है ये अननेचुरल थिंग है और सबसे बड़ा क्राइम इसको बोला गया है। जो ऑथर है, जो राइटर हैं, फिलोसोफर डेविड ह्यूम। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर इसके उल्ट हम बात करें, अगर ग्रेटिट्यूड की बात करें, शुक्रगुजार करने की भावना की बात करें, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही प्लेजेंट और नेचुरल लगती है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बात की गई कि सच में ये नेचुरल है या सिर्फ बातें ही हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन की बात की गई है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डेफिनेशन है, द फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल। ओके, द फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल मतलब कि जब आप कभी भी किसी भी काम पर किसी को अगर शुक्रिया बोलते हो, चाहे आप भगवान को बोल रहे हो, चाहे आप किसी रिलेटिव को बोल रहे हो, जहाँ अपने किसी मित्र को बोल रहे हो, तो उसकी फीलिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी फीलिंग आपके अंदर भी डेवलप होती है, एक फीलिंग जो है दूसरे के अंदर भी डेवलप होती है जिसको आप शुक्रिया बोल रहे हो। सो आपके अंदर जो फीलिंग डेवलप होगी, ठीक है, तो आपको वो एक तरह के पॉजिटिव डेवलपमेंट के ऊपर और लेकर जाएगी। ठीक है, आपके जो दिमाग के सेल्स हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ठीक है, आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी, आपका दिल खुश रहेगा और जो बॉडी है और मेंटल जो है, इन दोनों की जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। सो देखो, एक छोटी सी बात से कितनी दूर तक जो है हम पहुंच सकते हैं, कितना फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। तो आगे यहाँ पर बात की गई है एक पेपर की, एक रिसर्च पेपर की, जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था। सो जो कि लिखा था बर्कले के द्वारा। तो उसका जो हेडिंग था द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उसमें बताया गया कि ग्रेटिट्यूड इज ए रिकॉग्निशन दैट वन हैज़ ऑब्टेन्ड ए पॉजिटिव आउटकम and recognizing that there is an external source for this positive outcome। So उस पेपर में यह बताया गया है कि एक तरह का पॉजिटिव आउटकम है जब हम किसी को भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, किसी को भी शुक्रिया या शुक्रगुजार की भावना से हम बात करते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव आउटकम जो है बाहर निकल कर आता है। ठीक है, तो स्टडीज़ जो हैं और जो स्टडीज़ हुई हैं इसके बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, तो उससे पता चला है कि ये जो ग्रेटिट्यूड है ये हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उससे लिंक रहता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, जो हम हैप्पीनेस की भावना लेकर चलते हैं वो बढ़ती है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन आती है लाइफ में, और जो है पेशेंस की जो डेवलपमेंट जो वो होती है हमारे अंदर। ठीक है, और एक तरह का जो जिस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग को जो व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो उसकी जो आदतें हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो देखो कितना फ़ायदा है एक ग्रेटिट्यूड, एक वर्ड से, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ज़िंदगी में डालना चाहिए। जब भी मैं एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ पार्ट 1 की, तो हमेशा इस स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल को मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसका रीज़न ही ये है डिस्कस करने का कि एक तरह की मोटिवेशन मिले आप सबको, आपको एक रास्ता मिले, डायरेक्शन मिले, ठीक है, कि ज़िंदगी में करना क्या है और क्या नहीं करना है। इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दुनिया की बहुत सी आबादी जो है इसको यही चीज़ नहीं पता कि हमें ज़िंदगी किस लिए मिली है और ज़िंदगी में करना क्या है, खुशियाँ कैसे लेकर आनी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। एक आदत अपनी डेवलप करनी होती है। अगर हम किसी को थैंक्स बोलते हैं तो उसकी एक आदत डेवलप करनी होगी। ठीक है, सो उसको आगे कंटिन्यू रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल को बंद कर दो। तो हर रोज़ स्पीकिंग ट्री में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया आर्टिकल आता है। तो हमें सभी आर्टिकल्स से जो भी सीखने को मिलती है उसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अपनाना चाहिए। और आगे यहाँ पर बात की गई है
कि अगर हम अपनी सोसाइटी के लेवल पर देखें तो ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है एक ग्लू की तरह काम करती है, एक गोंद की तरह काम करती है, जो कि लोगों को जेनरस, ठीक है, काइंड बनाती है और हेल्पफुल की जो भावना है, किसी की हेल्प करने की भावना, ये डेवलप करती है। तो आगे यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके आसपास लैक ऑफ एप्रिसिएशन है, ठीक है, कोई अच्छा काम करने के लिए कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है आपके आसपास, जो भी आपकी संगत है, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, तो वहाँ पर जो पर्सन्स होंगे वो ज़्यादातर अपने आप की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, सेल्फ इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे कि हमसे बेहतर कोई और है ही नहीं है, ठीक है। और जब भी ऐसी भावना अंदर डेवलप होनी शुरू हुई ना कि हमसे बेहतर और कोई है ही नहीं है, जिस भी फील्ड के हम महारथी हैं, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमको तो कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता, तो वहाँ पर जो वो बंदा है ना, वो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो एरोगेंट हो जाएगा वो, ठीक है, गलत बिहेवियर में वो पड़ जाएगा। तो एट द रिजल्ट क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम बोलेंगे कि वो एक बहुत ही पुअर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। सो अमीरी और गरीबी कभी भी पैसे से नहीं तोली जाती, ठीक है। अमीरी और गरीबी होती है आपके व्यवहार से, ठीक है। जो दौलत आप अपने व्यवहार से कमाते हो, ठीक है, उससे बड़ी दौलत जो है दुनिया में और कोई और नहीं हो सकती, ठीक है। पैसा जो है आपको इज्जत नहीं दिला सकता, ठीक है। पैसा बहुत से लोग कमाते हैं, लेकिन इज्जत जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तभी मिलती है जब आपके व्यवहार जो है वो अच्छे होंगे सोसाइटी में। सो व्यवहार कैसे सही करने हैं, तो उसी के लिए ये आर्टिकल्स होते हैं, तो इसको डिस्कस करना है, इसको सुनना है और अपनी डेली लाइफ में इसको अपनाना है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि हर एक को जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कि ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो बार बार करें, ठीक है, ताकि जो कि आपके अंदर जो है अपने आप ही ये डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए। और आगे यहाँ पर स्टोरी की बात की गई है, तो स्टोरी है एक ब्लाइंड मैन की, जो कि कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ मुझे जिसने बनाया है, ठीक है। वो परमात्मा का शुक्रगुजार कर रहा है कि मैं सुन सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, पैदल चल सकता हूँ, ठीक है, खाना खा सकता हूँ, तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है। हालांकि वो अंधा है, फिर भी वो ये बातें बोल रहा है कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और मैं उसका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर बात की गई कि चाहे आप जिंदगी में किसी भी पोजीशन में हो, ठीक है, तो आपको भगवान का जो है शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको उसने ज़िंदगी दी है। अगर कोई पार्ट आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है नाराज़ होना शुरू हो जाओ। ओके, सो लास्ट में यहाँ पर यह बात बोली गई है कि इसको आप अपनी डेली लाइफ में इसको हैबिट बनाओ, ठीक है, धन्यवाद करने की। तो इससे आपको अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है, आपका जो व्यवहार है वो बढ़िया होगा, ठीक है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे आप, ठीक है। तो अगर आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, ठीक है, तो नेचुरली जो आपकी सोसाइटी है, मोहल्ला है, ठीक है, वहाँ पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी जो हो सकता है आने वाले समय में वैसे ही डील करें जैसे कि आप करते हो। सो आगे बोला गया है कि आज ही से स्टार्ट करो। अगर आपसे कोई भी आपके रिलेटिव मिलते हैं या फिर आपके घर में काम करने वाले कोई भी मिलता है, अगर आपको वो कोई काम करके दे रहा है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात की गई है, या कोई डिलीवरी बॉय है, या फिर आपके दोस्त हैं, या फिर आपके भगवान हैं, तो उनका आज से ही आप थैंक यू करना शुरू करो। जब भी आप उनसे मिलते हो, जब भी वो आपको कोई काम करके देते हैं, तो ऐसी आदतों को जल्दी से जल्दी डेवलप करो। ये एक तरह की लाइफ चेंजिंग आदतें हैं, ठीक है, एक बार डेवलप हो गई तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो ये था द स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। इसको मैं टाइम लगाता हूँ थोड़ा, इसीलिए लगाता हूँ कि अच्छे से इसको समझा जाए, ठीक है। अगर ज़िंदगी में यही ना पता चला कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो फिर पढ़कर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इस आर्टिकल को मैं टाइम लगाता हूँ, अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, अब टाइम हो गया है फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने का। चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी रिसेंटली 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की नई अनाउंसमेंट आई थी, नया एक रूलिंग आई थी, जिसमें बोला गया था कि जो डॉटर्स हैं, ठीक है, उनको भी जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पूरा इक्वल अधिकार मिलेगा जितना कि मेल मेंबर को मिलता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी चली आ रही है, जो विरासत चली आ रही है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल 2 भाई बहन हैं, ठीक है, तो पहले ऐसा था
कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, तो वो बेटे को ही मिलती थी, और बहन जो है ब्याह के दूसरे घर चली जाती थी, ठीक है, तो उसको ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से उसको कोई हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में जो रूलिंग की बात की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दी है 11 अगस्त को, तो वहां पर इस चीज को खत्म कर दिया गया है। अभी इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कही गई है कि जो वोमेन्स हैं, ठीक है, जो बहन है जो चाहे ब्याह कर दूसरे घर चली गई है, उसको भी अपने भाई की प्रॉपर्टी का जितना भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है पीछे से बाप दादाओं की, ठीक है, उसमें से जितना हिस्सा बनता है, आधा हिस्सा बनेगा तो वो आधा हिस्सा उसको मिलेगा, अगर वो 2 भाई बहन है तो। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री भी डिस्कस की गई है हिंदू कोड बिल के बारे में, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ादी के बाद यहाँ पर हिंदू वोमेन को एक राइट देने की बात कही गई कि जैसे मैन के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लेने का हक होता है, वैसे वोमेन को भी दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो था हिंदू कोड बिल, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तब ही पूरे देश में जो थी इसके बारे में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि उस समय जो थिंकिंग थी लोगों की, जो सोच थी, वो ऐसी नहीं थी जैसी आज के लोगों की सोच है, ठीक है। उस समय पर लोगों को ऐसा लगता था, ऐसे सोचते थे कि जो लड़कियां हमारे घर पैदा हुई हैं, ठीक है, वो एक पराया धन है, ठीक है। उन्होंने अगर हमारे घर पैदा हुई है तो कल को दूसरे घर जाना है और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। ओके, और ये भी कहा जाता था कि अगर वो पराया धन है, दूसरे के घर पे चली गई तो उनका फिर हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और ना ही हम अपने घर से उसको कोई दौलत जो है आने वाले समय में देंगे। तो एक तरह का ये ट्रीटमेंट पुराने समय में चलता था, आज भी काफ़ी जगह पर चल रहा है, ठीक है। आज भी ये थोड़ा सा इतना कोई इसमें कंट्रोल नहीं हुआ है, ठीक है, आज भी प्रेवलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कही गई थी पुराने समय में भी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन एज ए रिजल्ट जो हिंदू कोड बिल था वो लागू ही नहीं हो सका, वो एनेक्ट ही नहीं हो सका, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो थी इसके बारे में बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और जो उसकी उस समय की सरकारें थी वो भी नहीं चाहती थी कि किसी तरह का डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो, किसी तरह का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो उनके वोट बैंक के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखकर सरकारें जो है बिल एनेक्ट करती हैं। सबसे पहला उनका मोटिव ये होता है कि कोई भी अगर बिल आए उसमें सबसे पहले वो अपनी पार्टी का बेनिफिट देखते हैं कि उनको उनके वोट बैंक को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है। डेवलपमेंट की बात तो बाद में होती है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि हिंदू कोड बिल जो है वो एनेक्ट ही नहीं हो सका, लागू ही नहीं हो सका, ठीक है। और लेकिन इसको हिंदू कोड बिल को 4 भागों में जो था इसको बांट दिया गया और तब इसको पास करवाया गया, ठीक है। और ये पास हुआ था, जो फर्स्ट लोकसभा लगी थी 1952 से 1957। तो ये हमारी पहली लोकसभा थी। पहली लोकसभा के इलेक्शन 1952 अप्रैल के महीने में ख़त्म हो गए थे और पहली जो थी सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में। ओके, और यहाँ पर आगे बात की गई है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसको भी अमेंड किया गया 2005 में। और 2005 में जब अमेंड किया गया तो जो डॉटर्स थी उनको राइट दे दिया गया कि वो भी अपने मेल सिबलिंग के साथ, अपने जो भाई बहन है, मेल भाई हैं, ठीक है, उनके साथ अपनी जो प्रॉपर्टी है वो शेयर कर सकती हैं, ठीक है। सो 2005 में ही ये एक्ट आ गया था। 2005 से पहले ये पूर्ण तौर पर ऐसा नहीं था, ठीक है। ये बाप के ऊपर होता था कि उसने प्रॉपर्टी आगे बेटी को देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन 2005 के बाद ये लॉ बन गया कि जो बाप है वो अपने बेटी को भी उतना ही हक देगा जितना अपने बेटे को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट एन एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ 2 भाई बहनों की, ठीक है, ताकि कि अच्छे से क्लैरिटी आ सके आर्टिकल में। आई होप जितना अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें क्लैरिटी आपको आई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये भी बात की गई है कि सन 2005 में जब 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट जब अमेंड हुआ, ठीक है, तो तब इसमें बहुत सारी अस्पष्टता थी, ठीक है, कन्फ्यूजन थी, ठीक है, बहुत सारे जो स्टेप्स थे उनके बारे में। तो इस जो अस्पष्टता थी, ठीक है, वेगनेस थी, इसको ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी 2015 में और बोला कि जो इक्वल राइट है, डॉटर को इक्वल राइट देने की जहाँ पर बात की गई है, तो वो जो है तभी लागू होगा जब जो उनके फादर हैं वो जीवित है, ठीक है। तो ये बात की गई है जब हमने
2005 में 1956 का जो लॉ अमेंड किया था उसके अकॉर्डिंग जो था रूलिंग दी है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने। जो क्लैरिटी नहीं थी पहले, उसको क्लैरिटी को एनहांस कर दिया, बढ़िया तरीके से बता दिया कि जब तक फादर जिंदा है तब ही जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डॉटर्स को जो है दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की 2018 में, ठीक है। उसमें एक और व्यू दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें कहा गया कि जो डॉटर है, ठीक है, उसको जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो जो है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा ले पाए जितना उसके भाई को मिलेगा, ठीक है, चाहे पिता जिंदा है चाहे नहीं जिंदा है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल उसके उलट रूलिंग आई जो कि 2005 में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। 2005 में बोला गया था कि जब फादर जिंदा है तभी जो है डॉटर जो है हिस्सा ले सकती हैं। अभी 2018 की जो रूलिंग है उसमें बोल दिया गया कि 2005 के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। 2018 की जो रूलिंग आई है उसमें सीधे सीधे ये बता दिया गया चाहे फादर जिंदा है चाहे नहीं जिंदा है, लड़की का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको उतना ही हिस्सा प्रॉपर्टी में मिले जितना उसके भाई को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ गई, ठीक है। और इसमें ये भी लास्ट में ऑथर ने बात बोली कि दोनों में से जो है दोनों सही नहीं हो सकती, एक ही सही होगी। और जो 2018 वाली है उसी को हम जो है सही मान के चल रहे हैं। और जो अभी मंगलवार को रूलिंग आई, अभी जो 11 अगस्त 2020 को जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है, उसने जो पुराने और भी जो कन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, वो सभी उसने मिटा दिए हैं, ठीक है। उसने जो 2018 की रूलिंग थी, ठीक है, उसी को कंटिन्यू किया, उसी को अपहोल्ड करके चला है आगे, ठीक है। और जो आगे यहाँ पर बात की गई है कि सब कुछ सही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। एंड द रूलिंग आल्सो foreclosed much litigation by holding that all partitions done by December 20, 2004 as proposed in the 2005 amendment would be final. Okay, तो यहाँ पर सीधे सीधे यही बात की गई है। जो अभी जो रूलिंग आई है उसमें फोकस किया गया है कि जो 2005 की अमेंडमेंट में बात की गई थी, ठीक है, जो 2005 में अमेंडमेंट में जो प्रपोजल दिया गया था, ठीक है, उसको एक तरह से फाइनल मान के यहाँ पर चलने की बात की गई है। आगे और जो एडिशन की गई है इस रूलिंग में, उसमें यह बात बोली गई है कि ऑटोमेटिकली जो है डॉटर के पास जो है हक चला जाएगा, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उसका हिस्सा बनता है, ठीक है, अगर वो जो लड़की है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात थोड़ा पर्टिकुलरली बात बताई गई है कि सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही जो है हक होगा लड़की का, ठीक है। अगर इसके अलावा जो इनकम इंडिविजुअली कमाई गई है उसके फादर के द्वारा, ठीक है, अपने दम पर जो कमाया गया है, ठीक है, जो भी एम्पायर बनाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर जो है डायरेक्ट जो है उसका अधिकार नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। वो अलग बात है कि पिता जो है अपने आप से कोई विल बना के दे, ठीक है, या फिर अपनी इच्छा से जो है अपनी डॉटर को हिस्सा दे दे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका जो है ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा डॉटर का, जो अभी की जो रूलिंग आई है उसके हिसाब से, ठीक है। सो आगे यहाँ पर एंडिंग की गई है आर्टिकल की कि सन 1950 से जो है इसके ऊपर हम लगे हुए हैं सोसाइटी में। ये वाला जो हिंदू कोड बिल है इसके बारे में डिस्कशन चल रही है, ठीक है, और यही कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है, हमारी जो न्यायपालिका है उसकी तरफ से कि जो न्याय है लड़का और लड़की के बीच में वो किया जाए, इक्वालिटी का स्टेटस है उसको बरकरार किया जाए। लास्ट में यहाँ पर बात की गई है कि बीइंग ए कॉपरेशनरी मैटर्स, ओके, इंक्रीजिंगली एवर लेस फॉर प्रॉपर्टी बट नॉट फॉर इक्वालिटी। ज़्यादातर ये बातें कि जो भी हमें जो विरासत मिलेगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही फोकस्ड है, ना कि इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। आज भी अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो थिंकिंग है यही है कि जो लड़की है वो तो दूसरे के घर चली गई, ठीक है, तो उसका अभी कोई हक नहीं है कि वो अपने जो है पिता की दौलत के ऊपर जो ध्यान रखे। देखिए दो तरह की यहाँ पर सिचुएशंस बन जाती हैं। एक तो जो कि बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है, एक जो है बहुत गरीब लोग हैं। मतलब कि कहने का गरीब लोगों की अगर बात करूँ जिनके पास महज अपने रहने के लिए एक घर ही है, ठीक है, तो अगर एक जो गरीब भाई है, ठीक है, तो उसके पास रहने के लिए एक ही घर है, तो और उसकी भी अगर पार्टीशन हो जाएगी, अगर सपोज करो उसकी 3-4 बहनें हैं भाई की, तो उसकी भी अगर पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है, तो बहनें तो पहले ही अपने घर चली गई हैं, ठीक है, तो भाई के पास एक घर है, उसकी भी पार्टीशन कर दोगे तो भाई कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन पैदा हो जाती है
ठीक है। तो इन सिचुएशंस में मोस्टली क्या होता है कि जो बहनें होती हैं खुद ही साइन करके जो है अपने भाई को दे देती हैं कि हम जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी पॉजिटिविटी की वाइब्स भी चलती हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है म्यूचुअली सिचुएशंस को समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टर्स है एक्ट करती हैं। इसके अलावा ऐसी वाइब्स भी चलती हैं जहाँ पर जो है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को बोला जाता है कि जाओ जाकर जो अपने घर से प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर आओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो अपने दम पर बनाओ, अपने दम पर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर किसी की दौलत के ऊपर आंख रखोगे, ठीक है, मोस्टली डॉटर्स क्यों हिस्सा मांगती हैं, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है अपने ससुराल वालों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं बोलते, वो इनडायरेक्टली काम करवाते हैं अपनी वाइफ के हाथों की, जाकर अपनी ब्रदर के घर में, ठीक है, अपने ससुराल में से हिस्सा लेकर आओ, ठीक है। तो ये गलत बातें हैं, ठीक है। इन्हीं बातों से जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं आने वाले समय में, ठीक है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन जो है जो आने वाले समय में पैदा ना हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है पूरी की जो प्रॉपर्टी है उसको डिज़ाइन करना चाहिए, उसकी विल डिज़ाइन करनी चाहिए। और जो बड़े हैं घर के, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बंदा, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। तो ये सभी बातें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने दम पर आगे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पुरखों के दम पर, ठीक है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, उसको यूज़ करो, आगे बढ़ो। किसी दूसरे की दौलत के ऊपर अगर आंख रखेंगे तो अपनी भी चली जाएगी, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये सेकंड आर्टिकल है, इसका जो हेडिंग है, ऑल कंपनीज गवर्नमेंट मस्ट ज्वाइन TREDS। ओके, सो क्या मतलब है इसका, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TREDS बोलते हैं, ठीक है, ये एक ऑनलाइन फैक्टरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है बायर्स को, सप्लायर्स को और फाइनेंसर्स को। ओके, सो बायर्स जो कि प्रोडक्ट को खरीदेंगे, सप्लायर जो मतलब उसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाएंगे पूरी मार्केट में, ठीक है, फाइनेंशियर्स जो कि सप्लायर्स को एक सपोर्ट देंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है, या फिर जो उन्होंने सप्लाई भेज दी है दुकानों में, ठीक है, उसके बदले में फाइनेंशियर्स थोड़ा उनको फाइनेंस कर देंगे, समय पर पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और ये फाइनेंसर्स बायर्स को भी फाइनेंस कर सकते हैं कि उनके हाथों में पैसा पकड़ा दें कि जाओ जाकर आप जो सप्लायर्स ने प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया उसको आप खरीद लो, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं मोस्टली। अगर आपने कोई गाड़ी भी खरीदनी है, कई बार फाइनेंशियर्स आपके हाथ में पैसा पकड़ाते हैं किसी ब्याज टर्म के ऊपर कि इतना % ब्याज आप हमें दोगे, ठीक है, तभी जाके आप जो सप्लायर है जो वो गाड़ी आपको बेच रहा है तो उससे आप गाड़ी खरीदते हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियर जो है सप्लायर्स को पैसे पकड़ाता है कि जाओ भी आप यहाँ पर एक चेन खोल लो जहाँ पर आप जो है अवेलेबल करवाओ गाड़ियों की श्रृंखला की, ये जो गाड़ी आपके पास अवेलेबल है, जब आप गाड़ियाँ जिस हिसाब से बेचोगे उस हिसाब से मुझे ब्याज देते जाओ, ठीक है। तो ये मतलब इंटरलिंक्ड है, बायर्स, सप्लायर्स और फाइनेंशियर्स। तो इन्हीं का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, ठीक है। सो यहाँ पर बात की गई है कि जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर अदारे हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ये अभी तक जो है दर्ज नहीं हुई हैं ऑनलाइन, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है, एक अनअक्सेप्टेबल थिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज जो है इसका हिस्सा बन गई हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ने इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, ठीक है, बहुत ही MSMEs हैं, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड अबाउट बात की गई है कि 10,000 से ज़्यादा MSMEs हैं, जिसमें से 1300 बायर्स हैं, ठीक है, जिनका कि टर्नओवर है 500 करोड़ के आसपास, वो जो है रजिस्टर हो चुके हैं TREDS में, ठीक है। तो जो इसका टोटल वैल्यू बिल बनता है, ठीक है, तो वो एस्टिमेशन बनता है 23,000 करोड़ का, ठीक है। तो आने वाले समय में ये बोला जा रहा है कि लिक्विडिटी और इम्प्रूव होगी और वॉल्यूम जो है ये 23,000 करोड़ से और आगे जा सकता है। सो लिक्विडिटी इंप्रूव होने का मतलब कि पैसे का फ्लो जो है अच्छा हो जाएगा। सो पैसे का फ्लो अगर अच्छा हो गया तो फाइनेंशियर के पास भी अच्छा पैसा होगा, सप्लायर जिसने प्रोडक्ट बना के प्रोवाइड कर दिया उसको भी पेमेंट अच्छे से टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है, और बायर भी जो है वो टाइम पे जो है प्रोडक्ट खरीद सकता है अच्छे दाम पे, तो एक लिक्विडिटी का फ्लो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी अभी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो अभी इतने रजिस्टर हो चुके हैं,
लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज की बात करें तो वो एक भी नहीं आया। ये बहुत ही गलत बात है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो अभी इस समय जो सेंट्रल पीएसयूज की हालात है वो बहुत ख़राब है, ठीक है, वो लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी अगर सुधारना है तो जो जैसे एमएसएमईज जो है उन्होंने रजिस्टर किया है तो उनको भी आगे आना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैपिटल शॉर्टेज हुई है, ठीक है, पीएसयूज की, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए, ठीक है, उनके जो लॉस है उसको सही करने के लिए उनको चाहिए कि अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करें, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि अगर ये नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं, मतलब नहीं आते हैं, तो इसको एक तरह का ऑफेंस बनाना चाहिए कि इन्होंने गुनाह किया है, ठीक है। और जो लायबिलिटी रखनी चाहिए कि जो सीईओ है, ठीक है, जो अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको जो है सजा देनी चाहिए इसके लिए, अगर ये अपने पीएसयूज को जो है इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, एंटर नहीं करवाते हैं TREDS में, ठीक है। तो ये बात भी सही है ऑथर की, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि घर नहीं सही से चल रहा है तो जो अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो कम से कम वहाँ कोशिश तो करो जाने की, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको घर बैठा ही सब कुछ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और भी बात भी हम किसकी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं। तो कोई दो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं, ठीक है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, गेल है, ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी है। तो उसके अलावा मुझे दो और बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो पीएसयूज आते हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई वेंडर, कोई ठेकेदार अगर अपना कोई इनवॉइस, अपना कोई चिट्ठा लोड करता है, अपलोड करता है TREDS पर, ठीक है, तो वो जो है सेल बताएगा गुड्स एंड सर्विसेज की कि किसी भी MSC ने कितनी जो है सेल की है किसी बायर को, ठीक है। सो कोई भी ठेकेदार अगर TREDS के ऊपर अपना कच्चा चिट्ठा बताता है जिसमें पूरी डिटेल होगी कि कितनी सेल की है, ठीक है, तो वहां पर पर्टिकुलरली सेल की बात की गई, कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है MSMEs की द्वारा जो है बायर्स को प्रोवाइड किए गए। फिर बायर भी जो है ऑथेंटिकेट कर देता है कि हाँ भाई मैंने इतने खरीदे हैं, जिससे एक बात की श्योरिटी हो जाती है भी हाँ बिल्कुल सही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि एक तरह का ट्रस्ट बने मार्केट में। देखो मार्केट चलती ही ट्रस्ट के बेस के ऊपर है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट बना होगा मार्केट में तो उतनी ज़्यादा जल्दी डेवलप होगी, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बनेगी, उतना ज़्यादा पैसा जो है लोगों के हाथ में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो TREDS बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर। और आगे यहाँ पर बात की गई है जो फाइनेंसर, ठीक है, उनकी जो पैसा प्रोवाइड करते हैं सप्लायर्स और बायर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि वो भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनको जो है अपने हक में ले, ठीक है, क्योंकि वो पैसा जितना सप्लायर्स को प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट रेट आएगा, ठीक है, और जितना इंटरेस्ट आएगा उसके हिसाब से उनका क्रेडिट बढ़ेगा, ठीक है, पैसा उनके पास भी इनकम जनरेट होगी। तो वो भी यहाँ पर बात बोली गई है कि जो लार्ज कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं कि हम उनका इनवॉइस जो है उनको इनवॉइस के अकॉर्डिंग जो है पैसा दें, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा कमाई करेंगे फाइनेंसर्स भी। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं जो स्मॉलर सप्लायर है और फोकस करते हैं लार्ज कंपनीज के ऊपर, ठीक है। आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो सेटलमेंट फाइल होती है, ठीक है, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे डेवलप होती है, ठीक है, सो वो बताती है कि कितना जो फाइनेंसर ने पे करना है MSME जो सेलर है, जो वेंडर है, ठीक है, कितना उसको पे करना है। और ये भी बताती है कि जो बायर है उसने कितना बकाया वापस करना है फाइनेंसर्स का, ठीक है, किसी भी जो भी पर्टिकुलर डेट यहाँ पर बताई होगी, टाइम बताया होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है इनको चलना होगा ताकि कि एक क्रेडिट डिसिप्लिन बन सके, मतलब कि टाइम पे पेमेंट हो सके, टाइम पे जो है सप्लाई हो सके। तो एक तरह का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसको अच्छे से उसको हम देख के चलें, इसके लिए ये जो है सेटलमेंट फाइल का जो एक प्रोविजन है दिया गया है उसमें, ठीक है। आगे यहाँ बोल रहे हैं कि जो कि एक तरह की हिस्ट्री रही है इंडिया में, ठीक है, अगर फैक्ट्रीज की हम बात करें, ठीक है, कि एक तरह की इच्छा रहती है जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं कि अपनी दादागिरी चलाएं, ठीक है, अपनी मोनोपोली पावर चलाएं, छोटी कंपनी, छोटे जो वेंडर्स हैं उनके ऊपर। तो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से पेमेंट्स करते हैं, ठीक है। पेमेंट्स में मोस्टली जो है डिले ही होता है कि अगर आपने कोई काम करवा लिया है वेंडर से, फॉर एग्जांपल जैसे एक सड़क बन रही है, ठीक है, तो सड़क का ठेका निकला है, टेंडर निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, ठीक है। तो फिर जो सबसे सस्ते में प्रोवाइड करता है उसको टेंडर मिलता है। आगे जिसको टेंडर मिलता है वो भी जो है आगे सब वेंडर्स ढूंढता है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स ढूंढता है, ठीक है, छोटे छोटे MSMEs ढूंढता है जो कि उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, ठीक है।
तो और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है आगे वो सड़क का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनको भी पेमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने भी खर्चा किया होता है, तो उनको पेमेंट यहाँ पर टाइम पे नहीं मिलती है, डिले हो जाता है। तो अपनी दादागिरी जो है जो बड़े ग्रुप है वो करते हैं मोस्टली ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है, सो डेट बुलिंग फैक्टर डिसअपियर्स इन TRADS अरेंजमेंट। तो ये जो फैक्टर है ना, जो ये काम करते थे पहले, अब ये चीज़ें नहीं होंगी TRADS के अकॉर्डिंग। अगर ये TRADS में अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर उनको टाइमली पेमेंट करनी ही होगी। सो जो भी लूप होल्स पहले थे, ठीक है, जिस तरह की भी परेशानी पहले आती थी, ठीक है, चाहे वो सप्लायर को आ रही है, चाहे वो फाइनेंसर को आ रही है, चाहे बायर को आ रही है, तो वो सभी दूर करने की कोशिश की गई है जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो पहले जो सिचुएशंस थी सबको पता है, अब उन सिचुएशंस को थोड़ा सा काउंटर करके सही करने की, यहाँ पर ठीक करने की बात की गई है। आगे लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई कि देयर इज नो रीजन, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि वाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चाहे इंडियन रेलवेज, लार्ज बायर्स फ्रॉम MSMEs, ओके, विद हेफ्टी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, मतलब कि उनको पेमेंट्स भी अच्छी खासी मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने TRDS के अंदर जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये बनाया गया है लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, अच्छे से बिजनेस चले, बिजनेस की डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसी के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो अगर जो सरकारी कंपनियां हैं वही नहीं इसका हिस्सा बनेगी तो फिर हम आगे क्या जो एक तरह की टीचिंग देंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो इसका हिस्सा बने। हालांकि वो भी तो 10,000 के आसपास MSMEs ऑलरेडी जो इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, और लेकिन गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, ताकि जो कि अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ावा दिया जाए और एक तरह का विश्वास पैदा किया जाए बिजनेस में, ताकि जो कि जो ट्रस्ट के बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको और आगे लेकर जाया जाए। तो ये था फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, और इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में आपको कैसा लगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।